ये वीडियो हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम एंटरप्राइज सिस्टम को देखेंगे। एंटरप्राइज सिस्टम मीन ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस आज की वीडियो में जो है वो ERP के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ERP बेसिकली क्या होता है, इससे क्या काम लिया जा सकता है, क्यों इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन को देखा जाए तो इट इज़ अ कोर सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कंपनीज टू कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन इन एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसा कोर सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज यूज़ करती हैं, उनके जितने भी बिजनेस एरियाज़ होते हैं उन तमाम बिजनेस के एरियाज़ की इंफॉर्मेशन की आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम ERP कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई ERP। तो इसका सिंपल ही आंसर है कि इट हेल्प टू मैनेज कंपनी वाइड बिजनेस प्रोसेसेस। कंपनी के जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इसमें मैनेज हो जाते हैं और ये एक कॉमन डेटाबेस यूज़ करता है और शेयर्ड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग टूल्स इसमें मिलते हैं जिससे आप एक ही जगह पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज़ करके आप कंपनी के तमाम मॉड्यूल्स, तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह को डील कर सकते हैं। इसकी दो कॉमन एग्जांपल है। पहली एग्जांपल है हमारी यूनिवर्सिटी। एक स्टूडेंट आता है, वो एडमिशन लेता है, उसको एक एडमिशन ID मिलती है या उसको उसका रोल नंबर असाइन होता है। उसके बाद वो ID जो होती है वो हर जगह यूज़ हो रही होती है। वो लाइब्रेरी में भी यूज़ हो रही होती है, वो फी सेक्शन में भी यूज़ हो रही होती है, वो स्कॉलरशिप वगैरह में भी यूज़ हो रही होती है। उस स्टूडेंट की वो ID LMS पे भी यूज़ हो रही होती है। जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी के, उन तमाम डिपार्टमेंट्स में वो एक ही ID, स्टूडेंट की ID यूज़ हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा जो है उस स्टूडेंट का डाटा उसे लाइब्रेरी में सारा फिल करना पड़ता है, फी सेक्शन को अगेन सारी डिटेल देनी पड़ती है। नहीं, उनका पहला प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन जब हो रहा होता है उस वक्त स्टूडेंट अपनी तमाम इंफॉर्मेशन दे देता है। वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नेम, उसका फादर नेम, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके प्रीवियस डिग्री में कितने मार्क्स थे, वो सारी इंफॉर्मेशन वो एक ही दफ़ा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देता है एंड वही उसकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट में मूव हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है। जब उसने लाइब्रेरी कार्ड इशू कराना होता है तो वो वहाँ पे जाता है और अपना रोल नंबर बताता है, अपनी ID बताता है। तो जो भी कंसर्न पर्सन होता है वो उसका तमाम डाटा लोड कर लेता है और जो भी नेसेसरी वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं वो करने के बाद स्टूडेंट को उसका लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है। अगर स्टूडेंट ने फ़ी पे करनी है तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाता है, वहाँ जाके वो अपना चालान डाउनलोड करता है। अब फी सेक्शन वाले उसका चालान जनरेट कर देते हैं, उनको डाउनलोड करता है एंड देन वो चालान पे करता है एंड जाके अपडेट कर देता है, वो अपडेट हो जाता है। अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो वो एक ऑनलाइन स्टोर की एग्जांपल है जिसमें कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, देन ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। साइट का जो ओनर होता है वेबसाइट का या स्टोर का, वो उसको ऑर्डर को प्रोसेस करता है एंड प्रोसेस करते हुए उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है और इसको कहाँ पे डिलीवर करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह होती है। वो फर्दर मार्केटिंग करना चाहे उसके पास ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपना ईमेल एड्रेस भी देता है, फ़ोन नंबर भी देता है, वो उनको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आ गई होंगी। तो ERP जो है बेसिकली वो ओपन सोर्स भी होते हैं और पेड भी होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओपन सोर्स, व्हाट इज़ ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है और उसमें यूज़र जो है या डेवलपर्स जो है उसके कोड में अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मार्केट में जो कॉमन ERP हैं वो ओरेकल ERP है, SAP है,
एंड ओडो है। SAP इज़ द मोस्ट पॉपुलर ERP, तो ये मोस्टली मार्केट में ये यूज़ हो रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक की टर्म को समझना ज़रूरी है, जिनमें पहली टर्म है बिजनेस फंक्शन एंड सेकंड टर्म है बिजनेस प्रोसेस। हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस फंक्शन से। तो बिजनेस फंक्शन जो है, so basically business function is a description of work that is performed to accomplish a business unit's responsibility or activity specific to a functional area of operation। तो बिजनेस फंक्शन एक वर्क की डिस्क्रिप्शन है जो किसी भी बिजनेस की यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्टिविटी परफॉर्म होने जा रही है, किसी भी फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड, उसको हम बिजनेस फंक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या चीज़ है, तो आइए हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ले लिया जाए तो उसमें नॉर्मली तौर पे आपको अमूमन ये 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ ऑपरेशन मिलते हैं, जिनमें पहले नंबर पे मार्केटिंग एंड सेल्स है, दूसरे नंबर पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, थर्ड नंबर पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एंड फोर्थ नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM है। अगर इस टेबल को हम देखें तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड बिजनेस फंक्शंस क्या हो सकती हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्केटिंग एंड सेल्स को, तो इसके कुछ बिजनेस फंक्शंस जो हैं वो ये हो सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है, दैन उसके अगेंस्ट सेल्स जनरेट हो रही हैं, एंड देन उनको सपोर्ट दी जा रही है जिसको हम कस्टमर सपोर्ट कहते हैं। अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूं तो परचेजिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, देन आप उनको रिसीव कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को और गुड्स को, एंड देन आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स को आप देख रहे हैं। अगर मैं थर्ड फंक्शनल एरिया को देखूं, ह्यूमन रिसोर्स को, तो उसके बिजनेस फंक्शन जो हैं वो रिक्रूटिंग एंड हायरिंग हो सकती है, एंड देन जो एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, एंड देन उनको सैलरीज वगैरह जो दी जाती हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। फंक्शनल एरियाज आर इंडिपेंडेंट, ईच रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम अदर। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, हर एक को जो है वो दूसरे फंक्शनल एरिया से कुछ डाटा की ज़रूरत होती है। बेटर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल एरियाज लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड सक्सेस ऑफ कंपनी। जितनी अच्छी इनकी इंटीग्रेशन होगी इन फंक्शनल एरियाज की आपस में, ये चीज़ किसी भी कंपनी की कम्युनिकेशन को भी बेहतर करेगी और उस कंपनी की सक्सेस में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। सो जो पीछे हमने फंक्शनल एरियाज को पढ़ा था, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैं इन 4 फंक्शनल एरियाज की बात कर रहा हूँ कि इनकी आपस में जितनी बेहतर इंटीग्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में आसानी होगी, कम्युनिकेशन में आसानी होगी, और कंपनी की सक्सेस में इसका बहुत बड़ा किरदार है। उतनी ही कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी जितनी इसकी इंटीग्रेशन बेहतर होगी। Let's come to the business process. So basically collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to customer. So multiple activities को अगर इकट्ठा किया जाए जिनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट ली जाए एंड देन किसी न किसी किस्म की आउटपुट क्रिएट की जाए जो कि कस्टमर के लिए एक वैल्यू रखती हो, उसको हम एक बिजनेस प्रोसेस का नाम देते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, देन उस इनपुट के अगेंस्ट फंक्शनल एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल एरिया है और किस इनपुट के लिए कौन सा फंक्शनल एरिया रिस्पॉन्सिबल है। देन कुछ प्रोसेसिंग हो रही है एंड देन हमें आउटपुट मिल रही है। पहले नंबर पे जो है अगर हम देखें कि रिक्वेस्ट टू परचेज स्मार्टफोन, कोई भी कस्टमर जो है उसने रिक्वेस्ट की है स्मार्टफोन परचेज करने की, तो ये इनपुट जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो
ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शनल एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट ने जो है सेल्स ऑर्डर का एक प्रोसेस जनरेट किया, जिसके नतीजे में ऑर्डर इज जनरेटेड, ऑर्डर जो है वो जनरेट हो गया। अगर मैं दूसरी इनपुट की बात करूं कि फाइनेंशियल हेल्प लेनी है परचेज करने के लिए, तो ये किसका काम है? ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस जनरेट किया जिसका नाम है अरेंजिंग फाइनेंसिंग इन हाउस, एंड देन आउटपुट क्या हुई, कस्टमर फाइनेंसेस थ्रू द स्मार्टफोन कंपनी। थर्ड वन है फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। ये किसका है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है। उसने एक प्रोसेस जनरेट किया, जो भी ऑर्डर करना था उसने उसको शिप किया एंड डिलीवरी के लिए भेजा, एंड आउटपुट उसकी क्या हुई, कस्टमर रिसीव स्मार्टफोन। फोर्थ इनपुट है टेक्निकल सपोर्ट, कि टेक्निकल सपोर्ट देनी है किसी भी किस्म की, तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स का काम है। एंड देन उनका जो प्रोसेस है वो 24 आवर हेल्पलाइन अवेलेबल है। कोई भी कस्टमर 24 आवर्स में कभी भी कॉल पे हेल्प ले सकता है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबल है उसको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। आउटपुट क्या है इसकी, कस्टमर्स टेक्निकल क्यूरीज रिजॉल्व, जो भी क्यूरी होगी कस्टमर की वो फौरन रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे डिजिटल वर्ल्ड की और इम्पोर्टेंस ऑफ ईआरपी सिस्टम की देखेंगे कि ईआरपी को यूज़ करना कितना ज़रूरी है। तो ये देखेंगे कि ईआरपी सिस्टम्स को यूज़ करना कितना ज़रूरी है। इसके 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है फास्ट मूविंग एंड फ्लेक्सिबल, सेकंड नंबर पे है कस्टमर फोकस, थर्ड पे है डाटा ड्रिवन, फोर्थ पे है एम्पावर्ड स्टाफ, फिफ्थ पे है डिजिटल बाय डिफॉल्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। पहले नंबर पे हमारे पास फास्ट मूविंग एंड फ्लेक्सिबल। So older companies are set in their ways and are unwilling to take advantage of opportunities and adapt to changes. So पुरानी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज के फायदों को लेने के लिए अनविलिंग है, उन चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो डिजिटल वर्ल्ड से पीछे रह जाती हैं और उस तरह मुस्तफीद नहीं हो सकती टेक्नोलॉजी से जिस तरह उन्हें होना चाहिए। So अगर आप की कंपनी या कोई भी कंपनी ईआरपी सिस्टम यूज़ करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव कर रही होगी, तरक्की की राह पे गामजन होगी एज़ कंपेयर टू एक ओल्ड कंपनी, क्योंकि ओल्ड कंपनी के पास ना तो इतनी बेहतर कम्युनिकेशन है, ना ही इतनी बेहतर सक्सेस रेट है। जबकि जो कंपनी ईआरपी सिस्टम यूज़ कर रही है वो इन सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अपनी तरक्की की तरफ गामजन है। तो जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ और के फ़ायदे भी लिए जाएंगे और चेंजेस को भी अडेप्ट किया जाएगा, और जब चेंजेस को अडेप्ट किया जाएगा तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस भी होती हैं। सो ये चीज़ सबब बनेगी उस कंपनी की ग्रो में, कंपनी को ग्रो करने में। सो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कस्टमर फोकस्ड। कस्टमर एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनीज दे चूज टू डू बिजनेस विद एंड वांट अ फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस। सो बेसिकली आज के दौर में कोई भी अगर कस्टमर है तो वो कंपनीज से हमेशा एक अच्छा बिजनेस चाह रहा होता है, और हमेशा वो ये चाह रहा होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट ले, जो भी सर्विस ले, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मुहैया की जाए। एंड जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो आप कस्टमर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकेंगे, कैसे उसे सर्विस दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सुजुकी की एग्जांपल ले ली जाए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, सुजुकी की वर्कशॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं या वहाँ पे आप ऑयल चेंज करवाते हैं, तो एक मुकर्रर मियाद के बाद आपको सुजुकी की तरफ से कॉल आ जाती है या उनकी मेल आ जाती है या मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल फ़ोन पे कि आपने लास्ट टाइम विज़िट किया था, इतना अर्सा आपको हो गया है, तो आप रूटीन चेकअप के लिए अपनी गाड़ी लेके हमारे पास आएँ। तो सुजुकी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्रीवियस डाटा को यूज़ करते हुए कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं बिजनेस करने का, वो उसको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और कस्टमर इससे बड़ा इम्प्रेस होता है। एंड देन वो चाहता है कि हाँ मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे 1 मंथ हो गया, तो मुझे रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए वर्कशॉप। तो विजिट करता है और कंपनीज जो हैं वो अपनी सर्विसेज दोबारा देती हैं, दोबारा सेल करती हैं एंड देन प्रॉफिट अर्न करती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डाटा ड्रिवन। फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज आर इंटीग्रेटिंग डाटा इनटू their day-to-day operation and place data at the heart of almost all their important decision. डाटा की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर सुजुकी की एग्जांपल ले ली जाए तो सुजुकी क्या करता है,
कि उनका जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो ऑन अ डेली बेसिस उस डाटा को देख रहा होता है कि ओके आज जो है वो हमारे पास जो हैं 200 जो है वो गाड़ियाँ आई हैं ऑयल चेंज कराने के लिए। वो उस डाटा को देख रहा होता है, और वो कैसे देख रहा होता है, डेफिनेटली जब आप सुजुकी की वर्कशॉप पे जाते हैं आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सिस्टम से इनवॉइस निकालते हैं या टोकन आपको देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे होते हैं, वो उनके सिस्टम में सेव हो रही होती है। अब जब सेव हो रही होती है तो शाम को उनका कंसर्न पर्सन उनसे रिपोर्ट ले लेता है कि आज जो है वो गाड़ियाँ लेट्स सपोज के बहावलपुर सिटी से जो हैं विद इन सिटी रहने वाले लोग कितने थे, आउट ऑफ द सिटी लोग कितने आए थे, लास्ट टाइम उन्होंने कब विजिट किया था, अब उन्होंने कब विजिट किए है, या लास्ट मंथ से उसको कंपेयर कर दिया जाए या प्रीवियस डे से कंपेयर कर दिया जाए कि प्रीवियस डे जो है वो 300 गाड़ियाँ आई थी ऑयल चेंज के लिए और आज 200 आई हैं। दैन उसकी रीज़न ढूंढी जाएगी, एंड उस रीज़न को जब आप रिजॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा और उस डाटा को आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास डाटा है तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, और जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है देन यू आर द गुरु। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है empowered staff. Empowerment is not about giving staff more control. In digital progressive company, employees who are empowered can make decisions quick and solve business problems. So digital world का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टाफ को जो है वो ज़्यादा कंट्रोल दे दें, नहीं, आज के दौर में जो भी ERP सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं उसकी मदद से आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं कि वो डिसीजंस ले सकें और क्विक डिसीजन ले सकें, ताकि आपके बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सकें। जब आपके पास डाटा नहीं होगा, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, जब आपके पास सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस नहीं होगा, तब आप ना तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जब आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होगा तो आप क्या कर रहे हैं, स्टाफ को भी एम्पावर कर रहे हैं कि ये ले डाटा, ये आपके पास कंट्रोल है, इस डाटा को यूज़ करें और डिसीजन करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्विकली रिजॉल्व करें। लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है डिजिटल बाय डिफॉल्ट। नॉट एवरीथिंग कैन बी डिलीवर्ड डिजिटली। However, companies can spend time to investigate whether services can be offered online in order to reduce cost, improve efficiency and delight customer. आज के दौर में देखा जाए तो कंपनीज जो है वो डे बाय डे ऑनलाइन जा रही हैं, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करती जा रही हैं। अगर आप एजुकेशन को देख लें तो आपकी एजुकेशन भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। अगर आप वर्क को देख लें, फ्रीलांसिंग को अगर आप देख लें, तो आप जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो आज के दौर में घर बैठे काम कर रहे हैं। उनका फ्यूल भी बच रहा है, उनका टाइम भी बच रहा है, ट्रैवलिंग टाइम भी बच रहा है। वो घर पे बैठे ही 8 घंटे देते हैं, जहां वो पहले 13 घंटे सर्व करते थे, 2 से 3 घंटे आने जाने के, रेडी होने के, वो टाइम उनका टोटली बच रहा है। तो कंपनीज क्या कर रही हैं आज के दौर में, इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम डिजिटल कर दें, ऑनलाइन कर दें, ताकि ना सिर्फ कंपनीज का टाइम बचे, ना सिर्फ कंपनीज के रिसोर्सेज बचें, बल्कि कस्टमर भी इससे फैसिलिटेट हो। कंपनीज इस पे बहुत रैपिडली काम कर रही हैं, जिससे ना सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस होगी बल्कि आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और कस्टमर डिलाइट फील करेगा। सो आज का लेक्चर यहाँ तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।